एस्ट्रो मैथमेटिक्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम यहाँ पे जो हमारे यूपी टीजीटी और एनवीएस की जो नई वैकेंसीज आई हैं उनके टीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया है, हमारा सेट और रिलेशन फंक्शन उनके वीडियोस आ चुके हैं, रिलीज़ हो गए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं आप जाके देख सकते हैं। मैं वीडियो जो कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। हम जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जल्दी जल्दी देख रहे हैं, शॉर्ट में ब्रीफ में हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आ चुके हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको भी हम ट्राई कर रहे हैं, उनको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ 50-डे क्रैश कोर्स। तो मैं आपको पहले ही प्लान समझा चुका हूँ कौन से डे पे हमारा कौन सा लेक्चर होगा। तो आज जो हमारा है वो है डे 3, और डे 3 का जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट मैं करता हूँ। तो ये किस पे बेस्ड होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, आप सभी को पता है, बट मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्या हमने क्या देखा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि ऐसी है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इसका हमें रूट निकालना पड़े, देन x विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1। और हमने इस वैल्यू को क्या लिखा था, हमने इसको लिखा था आयोटा, या सिंपल आई से रिप्रेजेंट किया गया था, है ना। तो इसको हमने क्या बोला था, आयोटा बोला था। तो यही से हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है। ये तो एकदम ब्रीफ डिस्कशन हो गया, मैंने आपको ब्रीफ बता दिया कि आई क्या होता है और आयोटा क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, बेसिकली ये नंबर सिस्टम के हमारे अनदर नंबर हैं। जैसे हमने अभी क्लास 10 तक में तो हम सारे देख, सो हमारे जो रियल नंबर्स हैं और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल और इमेजिनरी नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अभी तक के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास जितने भी नंबर हैं वो सब कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ रियल नंबर हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी नंबर्स हो सकते हैं। तो अ नंबर इन अ फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, कभी भी आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हो तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, z, हम जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, x प्लस आयोटा y से, है ना। यहाँ पे x क्या है, x इज अ रियल पार्ट, है ना, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। साथ ही साथ जो हमारा y है दैट इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट होंगे, दो पार्ट होंगे, एक होगा रियल पार्ट, एक होगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और ये जो हमारे x और y हैं, x एंड y क्या है, बिलोंग्स करते हैं हमारे रियल नंबर्स को, ठीक है। तो आप अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब आयोटा क्या होता है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो 3 प्लस 4 आयोटा क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जहाँ पे 3 क्या है हमारा रियल नंबर है और 4 क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट है ना। 4 भी रियल नंबर ही है बट वो जो 4 आयोटा है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, तो ये तो हो गई छोटा सा डिस्कशन कॉम्प्लेक्स नंबर का। द रियल नंबर x एंड y आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन हम इमेजिनरी और रियल को ऐसे करते हैं, एंड दिस आई इज कॉल्ड एज आयोटा, ठीक है, सिंपल सा है। A complex number z equals to x plus iota y is said to be purely real if y equals to 0 and purely imaginary if x equals to 0। क्या बोल रहा है, अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में उसने क्या बोला, अगर आपका जो रियल पार्ट है वो 0 है, 0 प्लस आयोटा समथिंग, लेट्स से 4 लिख देता हूँ, देन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बिकम अ इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास z इक्वल्स टू 4 प्लस 0 आयोटा लिखा हुआ है, देन दिस बिकम्स प्योरली रियल नंबर, और ठीक है, प्योरली रियल नंबर। तो ये हमारा हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक जनरल इंट्रोडक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ठीक है। तो हम इसके बारे में जानते हैं क्या है आयोटा, क्या है आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर मैं आयोटा का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहूँ तो दिस विल बी -1 अंडर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारी -1, ठीक है। नेक्स्ट मैं फाइंड आउट करता हूँ आयोटा क्यूब की वैल्यू। आयोटा क्यूब अगर फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना होगा, जो आयोटा स्क्वायर है उसमें क्या एक आयोटा और मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, -1 वी हैव टेकन फ्रॉम हियर,
and multiplied by iota. So this becomes minus of iota. तो iota cube की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस iota. Then let's find out iota to the power 4. Iota to the power 4 को you can write it as iota square, that is minus 1 multiplied by minus 1 and this will be 1. ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा. आप ऐसे किसी भी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा को फाइंड आउट कर सकते हो. अब स्पेशल चीज यहाँ पे क्या है? आयोटा की जो पावर्स हैं, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा टू द पावर 4. अब इसके बाद क्या होगा? ये पावर्स कैसे होने लगेंगे? रिवॉल्व होने लगेंगे. अगर आप आयोटा टू द पावर 5 फाइंड आउट करना चाहते हैं, दैट विल बी इक्वल टू आयोटा. ठीक है, ये अपने आप को क्या करने लगेगा? रिपीट करने लगेगा. आयोटा टू द पावर 6 अगर आपको फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल टू आयोटा स्क्वायर. ठीक है, तो सिंपल सा है. आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी वैल्यूज तो आपको दी गई हैं. साथ में आपको क्या बोला गया है? इफ n is an integer then iota to the power 4n equals to 1. ठीक है, तो अगर कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 होता है आपके पास, ठीक है, आयोटा की पावर है, आयोटा की पावर क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 4 है. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ. जैसे कि आयोटा टू द पावर 16 लिख दिया. ठीक है, सो दिस यू कैन राइट इट एज आयोटा टू द पावर 4 into 4. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना. तो आयोटा टू द पावर 4 क्या होता है? 1 होता है. 1 to the power 4 विल बी अगेन 1. ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर है जिसकी पावर क्या है? 4n है, देन इट विल बी इक्वल टू 1. अगर उसकी पावर 4n plus 1 की तरह लिखी जा सकती है, देन इट विल बी इक्वल टू आयोटा. एंड आयोटा टू द पावर 4n plus 2 इक्वल्स टू -1. ठीक है, सिमिलरली 10. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आयोटा टू द पावर 2000, लेट्स से आयोटा टू द पावर 2008, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है? ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको फाइंड आउट करना है इस चीज़ का वैल्यू क्या है. तो यू कैन राइट आयोटा टू द पावर 2008. मुझे पता है लास्ट 2 डिजिट से डिविजिबिलिटी रूल लगा के मैं देख सकता हूँ 4n की वैल्यू में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 4 टू द पावर n की तरह लिख सकता हूँ. सो दिस विल बी इक्वल टू 1. तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखिए, आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 1, आयोटा टू द पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर n प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये चीज़ याद रखना. सिंपल आप इनके साथ देख सकते हो. अगर आप आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4 अगर लिखना चाहो, दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0. चेक कर लो, देखो आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा ही होती है. आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1. आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस ऑफ आयोटा. देन आयोटा टू द पावर 4 क्या होता है? 1. ठीक है, तो 1 1 से कैंसिल, माइनस आयोटा से कैंसिल, दैट इज 0, है ना. तो कभी भी याद रखना, अगर आपको इंटीग्रल वैल्यूज में 4 दिया हुआ है, कंटिन्यूसली 4 आयोटाज दिए हुए हैं ना, डिफरेंट पावर्स, लेट्स से आयोटा टू द पावर 6 प्लस आयोटा टू द पावर 7 प्लस आयोटा टू द पावर 8 प्लस आयोटा टू द पावर 9. अगर आपको ऐसे कभी भी दिया गया है, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? इसको डायरेक्टली 0 लिख दो, है ना. चलो नेक्स्ट, the complex number z equals to x plus iota y can be represented by a point P in a plane called Argand plane. ठीक है, तो जैसे हमने क्या पढ़ा था? कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था. ठीक है, जब हम कार्टेशियन प्लेन पढ़ रहे थे, आप इसको सेम वैसे ही बना लीजिए. कार्टेशियन प्लेन हमने ऐसे बनाए थे. अब क्या है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेन है, क्या कर रहे हो आप? इस प्लेन पे क्या बना रहे हो? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो. इसको आप क्या बोलोगे? गॉसियन प्लेन या आर्गन प्लेन कहोगे. ठीक है, गॉसियन या आर्गन प्लेन इसको कहा जाएगा. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ये जो पार्ट है, दिस रिप्रेजेंट्स x एंड दिस रिप्रेजेंट्स y, है ना. तो x और y क्या होते थे? मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ. ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? इस आर्गन प्लेन पे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे पॉइंट लिया एंड दिस पॉइंट इज x1, y1. देन दिस विल रिप्रेजेंट, this point will represent the complex number x plus iota y, x1 plus iota y1. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल लो, कार्टेशियन प्लेन, सॉरी गॉसियन प्लेन बोल लो या आर्गन प्लेन बोल लो, सेम है. ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ p आर रेफर्ड to the rectangular axis xo x dash and yo y dash which are called real and imaginary axis. ठीक है, तो ये जो हमने x एक्सिस बनाया था, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस. एंड ये जो हमारा y एक्सिस था, इसको आप क्या बोलते हो? इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, सेम है, कार्टेशियन प्लेन की तरह है, बस आपके नाम डिफरेंट हो गए. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज एल्जेब्रा. एल्जेब्रा ऑफ एल्जेब्रा एंड इक्वालिटी ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसका एलजेब्रा कैसा होता है, एलजेब्रा मीन्स हम इसमें ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो अगर आपके पास क्या है, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 दैट इज x1 प्लस y1 आयोटा, और यू कैन राइट आयोटा y1 ऑल्सो, और z2 क्या है x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको जब भी ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज देख लो, सबसे पहला प्रॉपर्टी है एडिशन की, z1 प्लस z2, z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 जब भी करना है तो हमें क्या करना होता है, रियल पार्ट को रियल से ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से ऐड कर देना है। तो x1 प्लस x2 आपने ये ऐड कर दिया, देन आयोटा विल बी कॉमन, y1 प्लस y2, क्या कर दिया आपने, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से और रियल पार्ट को रियल से। सेम रहेगा सब्सट्रैक्शन में, ठीक है। अगर आपको सब्सट्रैक्ट करना है, z1 माइनस z2 करना है, तो आप क्या करोगे, रियल पार्ट्स को सब्सट्रैक्ट कर लो और इमेजिनरी पार्ट को सब्सट्रैक्ट कर लो, राइट इट विद आयोटा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द थर्ड वन इज z1 इंटू z2। अब z1 इंटू z2 का मतलब क्या हो गया भैया, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जैसा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपन लगाते हैं वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म विल बी x1 x2, नेक्स्ट टर्म विल बी आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2, ठीक है। अब ये समझ में आया। अब देखो x1 x2 ये हो गए, साथ ही क्या आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ y1 y2 हो गया, ठीक है। तो ये तो आपके पास कौन सा आ गया, आपके पास रियल पार्ट आ गया, साथ ही साथ क्या होगा, प्लस। अब इसमें से आप क्या कॉमन कर सकते हो, आयोटा निकाल सकते हो, साथ में लिख दो x1 y2 प्लस y1 x2, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब आप यहाँ से समझ लो, x1 x2 माइनस y1 y2 आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1, ठीक है। सिंपल है। इसको आप कुछ एग्जांपल्स के साथ भी कर सकते हो, अगर आपको सॉल्व करना ही है एग्जांपल के साथ। दो डिफरेंट टाइप के आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, लेट से 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 हमारा जो है, इसको मैं लिख लेता हूँ 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अब अगर मुझे इसको z1 प्लस z2 निकालना है तो देखो सिंपल है, 3 प्लस 4 करूँगा मैं, है ना, रियल पार्ट्स को ऐड कर लो, कितना हो गया, 3 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास 7, प्लस कर लो 4 प्लस 5, दिस विल बी इक्वल टू 9 आयोटा। अगर आपको z1 माइनस z2 निकालना है तो क्या होगा, 3 माइनस 4 कितना होगा, -1 प्लस ऑफ आयोटा एंड 4 माइनस 1 भी कितना हो गया, -1 हो गया। तो इसको आप डायरेक्टली -1 माइनस ऑफ आयोटा लिख सकते हो, या आयोटा 1 भी लिख लो, सेम ही है। अब आपको z1 इंटू z2 निकालना है, ठीक है। तो z1 इंटू z2 को आप, यही प्रोसेस है, इसको क्या लिखोगे, 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। एक तो लॉन्ग मेथड है, जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ये लिख लो। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला पता है, तो आप इसको डायरेक्टली फाइंड आउट करो। x1 इंटू x2 कितना होगा, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 हो गया। देन माइनस y1 इंटू y2 कितना हो गया, 4 इंटू 20, 4 इंटू 5 विल बी 20, प्लस आयोटा x1 y2 यानी 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15, प्लस y1 x2 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 हो गया। सो दिस विल बी माइनस ऑफ 8 प्लस आयोटा 15 एंड 16 विल बी 31। सो क्या हो गया, -8 प्लस 31 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल डिवीजन है। अब डिवीजन को समझ लो, डिवीजन के केस में हम क्या करते हैं, ठीक है। देखो रैशनलाइजेशन अगर आपको याद हो तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम, पहले मैं आपको 1/z निकालना सिखा देता हूँ, तो रैशनलाइजेशन याद आ जाएगा कैसे करते थे। हमारे पास अगर कोई एक, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर होता था √2 प्लस 1, तो आप क्या करते थे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, √2 माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते थे, ठीक है। तो इसको हम रैशनलाइजेशन प्रोसेस कहते थे। वैसे ही आपको यहाँ पे भी z1 के साथ भी करना होता है, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 3 प्लस 4 आयोटा, मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ 3 माइनस 4 आयोटा से, तो ये क्या बन जाएगा, नीचे तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, 3 माइनस 4 आयोटा, और नीचे आपने लगा दिया a स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर करोगे तो दैट विल बी 4 एन आई स्क्वायर। अब देखो 3 माइनस 4 आयोटा,
अब नीचे देखो 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 एंड 4 स्क्वायर विल बी 16 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस होगा है ना। तो नीचे हमेशा टर्म कैसे होंगे x1 और x2 का स्क्वायर ना, x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 3 माइनस 4 आयोटा एंड 9 प्लस 16 कितना हो गया 25 हो गया। सिंपल है, ठीक है। तो इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, यह 1/z का 1 का वैल्यू निकालना, ठीक है। अब देखो z1 डिवाइडेड बाय z2, अगर आपको ये चीज़ करना है तो आप क्या करोगे, z1 क्या था x1 प्लस आयोटा y1 एंड x2 प्लस आयोटा y2, इसमें क्या करोगे रैशनलाइजेशन कर दोगे पहले x2 माइनस आयोटा y2 का किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, ठीक है। अब तुम्हें पता है इसका प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, इसका प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, सिंपल हो गया ना। तो नीचे तो क्या आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर एंड ऊपर क्या आ जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। सिंपल हो गया है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज हाउ यू कैन डिवाइड एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। Now the next thing is z1 and z2 are said to be equal if x1 equals to x2 and y1 equals to y2। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हम नॉर्मल नंबर्स जो हमारे रियल नंबर्स थे उसमें हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में नोट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट पोजेस एनी इक्वालिटी। उसमें आप इक्वल नहीं बोल सकते हो या आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि कोई सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है ऑन द बेसिस ऑफ रियल नंबर्स, आप ऐसा नहीं बोल सकते। सो 4 + 5 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, दूसरा 6 आयोटा प्लस 7 लिखा हुआ है, तो यू कैन नॉट से कि हाँ 4 + 5 आयोटा इज स्मॉलर, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर में स्मॉलर और ग्रेटर हम बता ही नहीं सकते, कोई भी इक्वालिटी होती ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई बोला जा रहा है कि भैया z1 और इज इक्वल्स टू z2 है, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि एग्जैक्टली इक्वल है, दैट मीन्स क्या होगा उसका x1 विल बी इक्वल टू x2 एंड y1 विल बी इक्वल्स टू y2, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए, रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आप छोटा बड़ा नहीं बता सकते कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉन्जुगेट बहुत इजी सी चीज़ है, समझना बहुत आसान है। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आयोटा y, तो कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक बार लगा देते हैं, ठीक है। इसको क्या करना होता है, आपको जस्ट साइन रिवर्स करना होता है, जो भी इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन आप रिवर्स कर दोगे, प्लस है तो माइनस कर दोगे, माइनस है तो प्लस कर दोगे, ठीक है। सो इफ z equals to x plus iota y is a complex number, then conjugate of z is denoted by z bar, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे z bar, and is obtained by replacing iota by minus iota, ठीक है। तो z equals to x minus iota y। इसी की जगह पे देखो अगर z मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल z is equals to 3 - 4 आयोटा है, ठीक है। 3 - 4 आयोटा है और आपसे बोला गया है z कॉम्प्लेक्स फाइंड आउट करना है, सॉरी कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 3 + 4 आयोटा। आपको क्या करना था, आयोटा को रिप्लेस कर देना था किससे, माइनस ऑफ आयोटा से, तो 3 + 4 आयोटा हो गया, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो या तो डायरेक्टली समझ लो कि हमें बस जो बीच का साइन है उसको चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y देन मॉड्यूलस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉड्यूलस, अगर ये समझ में आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आगे जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, हम आर्ग्यूमेंट है, पोलर फॉर्म है, उस सब में मॉड्यूलस आपको फाइंड आउट करना आएगा ही, और बहुत सिंपल सा है। देखो अगर आपके पास कोई z है, z को आप क्या बोल रहे हो, z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, तो मॉड z और मॉड्यूलस ऑफ z विल बी √x² प्लस y², ठीक है। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, z इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा, देखो बार बार यही कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ क्योंकि इजी है, तो z मॉड z और मॉडुलस ऑफ z और मैग्नीट्यूड ऑफ z विल बी इक्वल टू √3² प्लस 4²। अब ये कितना हो गया, 9 + 16 एंड दैट इज इक्वल्स टू √25, और यू कैन राइट 5। तो मॉड z कितना हो गया, 5 हो गया, या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। सिंपल है ना। चलो दिस वाज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके, ठीक है, जिसके आपके कॉन्जुगेट में से कुछ रिजल्ट्स हैं और कुछ रिजल्ट्स मॉडुलस है ना। कॉन्जुगेट तो पता चल गया होगा, कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट कर देते हैं और साइन कैसे करना होता है, चेंज करना होता है, ठीक है। और मॉडुलस आप कैसे फाइंड आउट करते हो, x² प्लस
y स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। चलो अब देखो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू द कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली, ठीक है। अब देखो कोई कॉम्प्लेक्स था, उसका कॉन्जुगेट निकाल रहे हो, फिर क्या कर रहे हो, उसका अगेन कॉन्जुगेट निकाल रहे हो, तो दैट विल बी अगेन इक्वल टू द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इनके प्रूफ्स हैं, बहुत सारे प्रूफ्स हैं, सबके प्रूफ्स हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा। देखो सिंपल है, मैं एक बता देता हूँ, नेक्स्ट खुद से कर सकते हो आप। अभी लिखा हुआ है z प्लस जेड बार, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, z फॉर एग्जाम्पल अगर मैं z ले लेता हूँ, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और मैं z बार क्या लिखूंगा, फिर z बार लिखूंगा x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो x प्लस आयोटा वाई दैट इज z, एंड प्लस कॉन्जुगेट क्या हो गया, x माइनस आयोटा वाई। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो गया, x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई, माइनस आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई कटा, बचा क्या 2x, 2x यानी क्या हो गया 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यही चीज़ लिख सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है z प्लस जेड बार विल बी इक्वल टू z, 2 टाइम्स ऑफ द रियल पार्ट, और अगर इसको माइनस करो, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को कॉम्प्लेक्स नंबर से माइनस कर रहे हो, देन इट विल बी 2 टाइम्स द आयोटा एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट, ठीक है। अगर कभी भी दिया गया है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज अगेन इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट, देन इसका मतलब क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज प्योरली रियल नंबर, है ना। अगर हमारे पास उसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो हम साइन किसका चेंज करेंगे ना, देन इट विल बी इक्वल टू प्योरली रियल पार्ट और रियल नंबर। एंड z प्लस जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स z इज प्योरली इमेजिनरी। अगर देखो z इक्वल्स टू मैंने लिख लिया माइनस सॉरी 5 आयोटा लिख लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वैसे तो बेसिकली देखो प्योरली इमेजिनरी नंबर है, अब मैं बोल रहा हूँ इसको कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस ऑफ 5 आयोटा, अब इन दोनों को प्लस कर लो, z प्लस जेड बार विल बी इक्वल टू 5 आयोटा प्लस ऑफ माइनस ऑफ 5 आयोटा, एंड इट विल बी 0। कभी भी कॉन्जुगेट और ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स का एडिशन 0 आ रहा है, दैट मीन्स जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज प्योरली इमेजिनरी। नेक्स्ट देखो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, जो हमारा कॉन्जुगेट है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, z1 प्लस z2, ठीक है। प्लस माइनस लिखा हुआ है, दैट मीन्स प्लस के केस में भी और माइनस के केस में भी। अगर आप पूरे नंबर पे कॉन्जुगेट लिख देते हो दैट मीन्स z1 प्लस z2 कॉम्प्लेक्स, इन दोनों के कॉन्जुगेट डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे 6 प्लस 9 आयोटा एंड प्लस 5 माइनस 7 आयोटा, ये हमारे पास दो एडिशन थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, इनका कॉन्जुगेट का एडिशन निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेपरेट इनके कॉन्जुगेट निकाल सकता हूँ, 6 प्लस 9 आयोटा एंड प्लस 5 माइनस 7 आयोटा, मैं इनको दोनों को कॉन्जुगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। z1 z2 कंप्लीट पे कॉन्जुगेट था, तो आप क्या कर सकते हो, z1 और z2 पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिवीजन में भी सेम हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, सिंपल हैं, जो भी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट देखो ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट आपने अभी मेरे लेक्चर्स में नहीं पढ़ा, पर आपको मालूम है क्या होता है ना, आप पढ़ रखा होगा। देखो a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, ये आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डिटर्मिनेंट है। अगर आपको इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने को बोला जाए तो क्या होगा, ये जितने भी नंबर्स हैं अंदर, ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स के, वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्जुगेट हो जाएंगे, उनका साइन कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। रियल पार्ट का तो साइन चेंज नहीं होता है, बाकी इमेजिनरी पार्ट का सबका साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट मॉड z इक्वल्स टू 0 है, तो z इक्वल्स टू भी कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस कितना आ रहा है, मॉड्यूलस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, दिस मीन्स जो हमारे x और y हैं, या आप बोल लो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी कैसा होगा, 0 ही होगा, 0 प्लस 0 आएगा, ठीक है। 0 इसको डायरेक्टली लिख लो। नेक्स्ट 10th इज मॉड z इक्वल्स टू मॉड z कॉम्प्लेक्स, अच्छा कॉन्जुगेट। अब बात समझ लो, क्या बोल रहा है, कभी भी कोई कॉन्जुगेट लेने से उसका साइन, उसका मॉडुलस चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेट्स से z इक्वल्स टू 6 प्लस 8 आयोटा, ठीक है। अब इसका मॉडुलस अगर हम निकालें तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, एंड दिस विल बी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मीन्स
36 प्लस 64 अंडर रूट 100 और यू कैन राइट 10, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ z कितना आया, 10 आया। अब साथ ही क्या बोल दिया, कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालना है अगर, तो कॉन्जुगेट पहले क्या होगा, 6 माइनस आयोटा 8 आयोटा, कॉन्जुगेट का मॉडुलस विल बी अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, है ना। देखो सेम ही है, तो कितना आना है, अंडर रूट ऑफ 100 दैट इज 10। तो मॉडुलस कैसा होगा, मॉडुलस चेंज नहीं होता है कॉन्जुगेट निकालने से, ठीक। और यू कैन इंट्रोड्यूस अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन द मॉडुलस आल्सो, चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ मॉड z, क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ मॉड z इज लेस देन और इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्या कर रहे हो आप, मॉडुलस निकाल रहे हो और उसके आगे आप एक नेगेटिव साइन लगा रहे हो, देन इट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इमेजिनरी के लिए क्या होता है, इमेजिनरी के लिए जस्ट उल्टा हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पे बेस ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन पे बेस तो क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं आपको। नेक्स्ट, मॉड z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ z2। क्या है, जैसे हमने कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे ही आप क्या कर सकते हो, जो हमारा मॉडुलस है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सो इट विल बी इक्वल, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑल्सो, ठीक है, डिवीजन में भी आप मॉड को डिफरेंशिएट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बट अब देखो यहाँ पे अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन है देन दिस इज डिफरेंट। अब ध्यान से देखिए, z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स द रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखो और समझ लो कैसे निकाल रहे हैं, इसका प्रूफ आप देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। यहाँ पे आप जो हमारा a प्लस बी है होल स्क्वायर, इसकी प्रॉपर्टी लग रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो आपको आराम से ये मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज z टू द पावर n का मॉडुलस अगर आप निकाल रहे हो दैट विल बी मॉडुलस ऑफ z टू द पावर n, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा एंड इसका स्क्वायर, इसका मॉडुलस निकालना है, सो दिस विल बी मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा एंड होल स्क्वायर, ठीक है, सेम ही आना है। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, सेम आएगा। नेक्स्ट थिंग इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, या 1/z1 मैंने बोला था। तो अगर z है आपके पास x प्लस आयोटा y, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, z टू द पावर -1, और इसको आप कैसे लिखोगे, 1/x प्लस आयोटा y। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, x माइनस आयोटा y से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ऐसा हम कब कर रहे थे, इर्रेशनल नंबर्स के केसेस में कर रहे थे। Now this will be equal to x minus of iota y and this will be equal to x square plus की माइनस, है ना। वैसे तो फॉर्मूला में माइनस होता है बट यहाँ पे क्या होगा, आई स्क्वायर आएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू z इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखोगे तो दिस इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट एंड दिस इज इक्वल्स टू मॉडुलस स्क्वायर, है ना। ये तो मॉड निकालते हैं हम ऐसे ही, मॉडुलस का स्क्वायर हो गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हर साल 1 या 2 क्वेश्चन तो आता ही है, तो इसको ध्यान से समझ लो, बहुत इजी है। इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन भी करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर आ चुका है, आगे वाली स्लाइड्स में हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको समझ लो, वहाँ पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। क्या बोल रहा है, एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल इनइक्वालिटी जिसको हम कहते हैं मॉडुलस, को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 अगर मॉड है देन इट विल बी लेस देन इक्वल टू z1 प्लस मॉड z2, ठीक है। ये पहली ट्राइंगल इनइक्वालिटी हो गई। मैंने क्या बोला था, मॉडुलस को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सेम पैटर्न एज अ कॉन्जुगेट इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बट नॉट इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केसेस में क्या होता है, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मॉड z1 प्लस z2 है, दैट विल बी ग्रेटर देन z1 मॉड माइनस ऑफ z2 एंड कंप्लीट मॉड, ठीक है। ये चीज़ याद रखो, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लो और इनको अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है,
mod of z1 minus z2 is always greater than mod of z1 प्लस मॉड ऑफ z2। अब ये क्वेश्चंस का यूज़ कैसे करते हो आप? यूज़ ऐसे कर लेते हो जब आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और उनकी मिनिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू उनके मॉड की, उनके एडिशन ऑफ मॉड की फाइंड आउट करना है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। ठीक है, सेम ही चीज़ है, आर्ग्यूमेंट कह लो या एम्पलीट्यूड कह लो ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आर्ग्यूमेंट और क्या होता क्या है आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो यहाँ पे देखो, जो हमारा ये क्या है, ये आर्गन प्लेन है। आर्गन प्लेन पे मैंने आपको बोला था कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं ना। तो दिस विल बी रियल एक्सेस, दिस विल बी इमेजिनरी एक्सेस, और इसका वैल्यू क्या होगा y एंड दिस विल बी x। ठीक है, अब ये जो पॉइंट p है या जो कॉम्प्लेक्स नंबर p है वो हमारा रियल एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, अगर मैं इसको फाइंड आउट करूं, सो दिस थीटा इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट, दिस थीटा इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट, और यू कैन से इट एज एम्पलीट्यूड ऑल्सो। ठीक है, सेम ही चीज हो गई। देखो डेफिनेशन पढ़ लो, इफ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर represented by a point p x comma y in an argand plane, then angle theta which OP makes with the positive direction of real axis। क्या बोल रहा है ये, कोई आपका पास क्या है, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो पॉइंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, देन दिस थीटा मीन्स द एंगल फ्रॉम रियल एक्सिस is called as argument or amplitude of complex number z and denoted by argument of z। ठीक है, आप डिनोट कैसे करोगे, arg अंडर ब्रैकेट z, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, या इसको अगर आप एम्पलीट्यूड करो तो amp अंडर ब्रैकेट z। ठीक है, so this is called as argument। तो सिंपल रखो, आर्ग्यूमेंट क्या है, एंगल है और कुछ नहीं है, क्या है, एंगल है with the real axis। the argument of z is given by थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x। देखो आपको क्या पता है, दिस इज y, दिस इज x, tan थीटा क्या आप फॉर्मूला लगा सकते हो, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, y हो गया, बेस क्या हो गया, x हो गया। अगर आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दिस विल बी tan इनवर्स y ओवर x। ठीक है, सो थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, थीटा बोल लो या इसको ही बोल लो क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स y upon x। now the value of argument theta which satisfies the inequality minus pi less than theta less than equal to pi is called principal value of argument। ठीक है, अगर आपकी जो थीटा की वैल्यू है वो आप लिख रहे हो माइनस पाई से लेके पाई के बीच में, then that will be called as principal value of argument। next is the principal value of argument z is theta पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा और माइनस थीटा। अब देखो इस बात समझ लो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमारे आर्गन प्लेन में कितने प्लेन क्वाड्रेंट होंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, here it will be x will be minus and y will x will be positive and y will be also positive, here it will be x minus में होगा and y will be positive, here both will be negative, both will be negative, here it will be x positive होगा and y will be negative। ठीक है, तो ये तो हमारे आर्गन्स हो गए, हमारे आर्गन प्लेन में क्या होगा, क्वाड्रेंट्स हो गए, उनका साइन कैसा रहेगा। ठीक है, इसी पे बेस क्या होगा, हमारा आर्गुमेंट भी होगा। यहाँ पे अगर थीटा आता है पहले क्वाड्रेंट में, देन दैट विल बी पॉजिटिव और सिंपल थीटा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो कैसे लिखोगे, माइनस पाई प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो इसको कैसे लिख लोगे, माइनस थीटा। Next is argument of z is not unique, general value of argument z is 2n pi plus theta। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो, जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, और z कैसा है, आर्ग्यूमेंट कैसा है, दैट इज नॉट यूनिक। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ रिजल्ट है आर्ग्यूमेंट पे। पहले हमने पढ़े थे किस किस पे, कॉन्जुगेट पे पढ़े थे आपने, और मॉड्यूलस के लिए पढ़े थे। ठीक है, मॉड्यूलस के लिए आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे। अब नेक्स्ट रिजल्ट्स किसके हैं, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट पे बेस देखो लास्ट ईयर यूपीटीजीटी में भी आया था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है इसमें। देखो z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आर्गुमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, क्या बोल रहा है, आर्गुमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है, x माइनस आयोटा y हो जाएगा ना, अगर z इज इक्वल्स टू
x प्लस आयोटा वाई है, देन z मॉड z सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ z विल बी x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो y का साइन है दैट विल बी चेंज, है ना। अब आप थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स माइनस ऑफ y ओवर z आएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, थीटा का जो क्वाड्रेंट है वो चेंज हो जाएगा और थीटा की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2। अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं z1 z2 और इनका आपका प्रोडक्ट का आर्ग्यूमेंट निकालना है, देन दिस विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। और अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका डिवीजन हो रहा है z1 ओवर z2, ठीक है, क्या हो रहा है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं और इनका आर्ग्यूमेंट निकालना है, देन दिस विल बी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अब ध्यान से अगर देखो तो किसी को लॉग की प्रॉपर्टीज याद है, तो लॉग की प्रॉपर्टीज में भी ऐसे ही होता है ना कि लॉग ऑफ a प्लस बी, अगर आपको a इंटू बी दिया हुआ है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b लिख सकते हो। अगर लॉग में डिवीजन में है a अपॉन b, देन आप इसको कैसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, ठीक है। तो ये सेम प्रॉपर्टी लॉग में भी होती है, सेम प्रॉपर्टी किसकी है, आर्ग्यूमेंट है ना। देखो सेम प्रॉपर्टी नहीं है, बट हाँ याद करने के लिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जैसी प्रॉपर्टीज लॉग में होती हैं वैसे ही प्रॉपर्टीज किस में होती हैं, आर्ग्यूमेंट में भी होती हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज द जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड z इज 2n पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। पहले हमने देखा था क्या, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो जनरल वैल्यू था, जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या था, 2n पाई प्लस थीटा था। अब क्या बोल रहा है, कॉन्जुगेट ऑफ z है, देन इट विल बी, इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा दैट विल बी 2n पाई माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये इसका क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू या जनरल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इफ z इज प्योरली इमेजिनरी देन आर्ग्यूमेंट इज प्लस माइनस पाई बाय 2, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस पाई बाय 2 बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना है, प्लस माइनस पाई बाय 2 है, दैट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा दैट इज प्योरली इमेजिनरी, और यू कैन से रियल पार्ट कितना होगा, 0 होगा, रियल पार्ट कितना होगा, 0 होगा। इफ z इज प्योरली रियल देन आर्ग्यूमेंट इज 0। अब बात समझो, अगर कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन पे बना के देख लो, तो अगर किसी का आर्ग्यूमेंट 0 आ रहा है, आर्ग्यूमेंट 0 आ रहा है मतलब जो रियल एक्सिस है उसका एंगल कितना रहेगा, 0 रहेगा। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है x, तो यहाँ पे इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 0 ही होगा, तो ये एंगल ही नहीं बनाया उसने x एक्सिस के साथ, देन दिस विल बी कितना, ओनली एंड ओनली रियल नंबर, ओनली रियल पार्ट। और अगर कोई 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है मतलब यहाँ पे इस लाइन पे होगा, इस लाइन पे होगा, तो कैसे आप बोल सकते हो इसको, आप कैसे बोलोगे, इमेजिनरी, ठीक है। अगर कोई 90 डिग्री बना रहा है या पाई बाय 2 बना रहा है, देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी प्योरली इमेजिनरी। अगर कोई रियल नंबर है देन इट विल मेक अ एंगल ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मॉड z1 प्लस z2 इक्वल्स टू मॉड z1 माइनस z2, ठीक है। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, देन वो क्या बोल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ओवर z2 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 विल बी इक्वल टू पाई 2, है ना। आर्ग्यूमेंट तो आपको पता ही है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ओवर z2 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ठीक है, देन दिस विल बी इक्वल टू पाई बाय 2। यानी इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। देन इफ z1 plus z2 equals to z1 mod of z1 plus mod of z2, then argument of mod of z1 equals to mod of z2, ठीक है। तो क्या है, मॉड में अगर मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2, तो उन दोनों के आर्ग्यूमेंट कैसे होंगे, सेम होंगे। आर्ग्यूमेंट मतलब जो उनका एंगल बन रहा है विद द रियल एक्सिस वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो लिखने का तरीका है, कुछ नहीं है, लिखने का तरीका है, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख सकते हो। एक तरीका तो हमने देख लिया सिंपल, जो सबसे बेस्ट था वो था ऐसे, जिसमें आप a प्लस आयोटा बी या इसी को लिख लो x प्लस वाई आयोटा या आयोटा वाई लिख सकते हो, ऐसे लिख रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना। अब क्या हमारे पास है, ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलर फॉर्म, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपका।
पोलर फॉर्म में आपको क्या करना होता है, पहली चीज़ आपको मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड आउट करना होता है। मॉडुलस ऑफ जेड को आप आर लिखते हो यहाँ पे, ठीक है। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अगर ऐसे डिनोट किया गया है, दैट मीन्स दिस इज अ पोलर फॉर्म। व्हाट इट इज अ पोलर फॉर्म। अब लिखने का तरीका क्या है, आर क्या चीज़ होती है, आर इज मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड कैसे निकालते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके निकाल लेते हो ना। अभी कॉस थीटा साइन थीटा कैसे निकाल सकते हो, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर थीटा तुम्हें पता है, थीटा कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट tan इनवर्स y ओवर z। अगर तुम्हें एक बार थीटा पता चल गया तो तुम कॉस थीटा और साइन थीटा भी निकाल सकते हो, इजी है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म। If we use the general value of argument theta, then the polar form of z is equals to r cos n pi प्लस थीटा प्लस आयोटा ऑफ 2n पाई प्लस थीटा वेयर n इज एन इंटीजर, ठीक है। जनरल फॉर्म की बात हो रही है, कुछ और अलग से नहीं है। नेक्स्ट इज आइलर फॉर्म। आइलर फॉर्म क्या होता है, देखो दिस इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। आइलर फॉर्म क्या होता है, आइलर फॉर्म में आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख सकते हो, आप आर ई टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो ना। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था z क्या है, x प्लस आयोटा वाई। अब r निकालना तो मैंने तुम्हें सिखा दिया है, r इज मॉडुलस ऑफ z। कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा भी निकालना आता है आपको, थीटा कैसे निकालोगे, tan इनवर्स y ओवर x, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। आइलर फॉर्म से क्वेश्चंस तो आते हैं बट थोड़े से कम आएंगे, बट पोलर फॉर्म पे जरूर एक क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, लेट से इट इज 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। इट इज 1 प्लस 2 आयोटा और इसका क्या बोल दिया जाएगा, आपको क्या निकालना है, पोलर फॉर्म निकालना है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट की प्रोसेस बहुत लेंदी है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब भैया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है z 7 प्लस 8, ठीक है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर दो। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, इसको तुम क्या करो, पहले z 7 प्लस 8 आयोटा को लिख लो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। देन 7 प्लस 8 आयोटा को लिख सकते हो x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व बहुत लेंथी प्रोसेस है, सॉल्व करने के बाद तुम्हें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो सिंपल क्या कर दिया है, डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर उसको आपको क्या निकालना है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, आप डायरेक्टली ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपके दो स्क्वायर रूट मिल जाएंगे। स्क्वायर रूट दो कौन कौन से हो गए आपके पास, पहला हो गया प्लस ऑफ 1/2 अंडर रूट ऑफ मॉड z प्लस a प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ मॉड z माइनस a। देखो अगर डायरेक्टली फॉर्मूला याद रहेगा तो इजीली हो जाएगा, और दूसरा क्या रहेगा, माइनस के साथ रहेगा, है ना, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इजी बनाने के लिए मैंने ये किया है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रहेगा तो टाइम नहीं लगेगा पेपर में, आप डायरेक्टली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं 3 प्लस 4 आयोटा है z है, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर मुझे फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब प्रोसेस तो बड़ी लेंदी है, बट हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली लिखते हैं प्लस 1/2, फिर हमें क्या लिखना है, मॉड z अंडर रूट ऑफ मॉड z। मॉड z कितना होगा, इसमें मॉडुलस ऑफ z निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब मुझे ये डायरेक्टली पता है, दिस विल बी इक्वल टू 5। सो 5 प्लस ऑफ फर्स्ट पार्ट और रियल पार्ट, ये कितना है, 3 है, 3 लिख दिया, प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस ए मतलब -3, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 1/2, 5 प्लस 3 कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 5 माइनस ये कितना हो गया, अंडर रूट 2, ठीक है। एक रूट ये हो जाएगा, दूसरा रूट माइनस के साथ हो जाएगा। सिंपल है कि नहीं, है ना। तो अब बड़ी का कैलकुलेशन से हमें मुक्ति मिल जाएगी, डायरेक्टली फॉर्मूला हम जब अप्लाई करेंगे, ठीक है। डी मॉरिस थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, आपकी चीज़ें बहुत आसान कर देती है। कि अगर आपके पास कोई पोलर फॉर्म में आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये क्या है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी होल पावर n लिखी है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो n है, n को आप ट्रांसफर कर सकते हो बिफोर थीटा, ठीक है। यही सिंपल सा थ्योरम है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ
एन थीटा। बस इतना सा थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इजी कर देगा आपकी सारी चीज़, ठीक है। सो इफ n इज एनी इंटीजर देन cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा टू द पावर n इज इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आयोटा n sin n theta. Next, if n is any rational number, then one of the value of cos theta plus iota sin theta to the power n is equals to cos n theta plus iota sin n theta. If n is any positive integer, तब क्या होगा, ये केस होगा, ठीक है। सिंपल रखते हैं। अगर पावर कैसी है, देखो cos थीटा प्लस आयोटा ऑफ sin थीटा, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, 1/n है ना। n कैसे हैं, n कैसे हैं, आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, कैसा भी नंबर है ना। तो इसमें आप इस केस में क्या करते हो, देन दिस विल बी इक्वल टू cos ऑफ 2k पाई प्लस थीटा ओवर n प्लस आयोटा साइन ऑफ 2k पाई प्लस थीटा ओवर n, ठीक है। k की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3, n-1, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो 1/3 है, 1/3 है तो आप कितने नंबर तक निकालोगे, 2 तक निकालोगे। 1/4 है तो 3 तक निकालोगे, एक काम होना चाहिए, ठीक है। k की वही वैल्यूज हो सकती है। ये तो हो गया आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की बात, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कैसा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़, चलो मैं प्रॉपर्टीज तो बाद में बताऊंगा, पहले आप समझ लो कि क्या चीज़ होती है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट्स हैं। क्यूब रूट्स मतलब क्या हो गया, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है, ठीक है, क्या है आपके पास एक कोई सी इक्वेशन है और आपसे ऐसा बोल दिया जाए इसके क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं आपको, ठीक है। कौन कौन से रूट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर देंगे, तो कौन कौन से रूट्स होंगे, 1 होगा, ओमेगा होगा और ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, वैसे बेसिकली 1 माइनस ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा अपॉन 2, ये वैल्यू होती है ओमेगा की। अब हम इसको सॉल्व करने पे नहीं जाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे यही मिलेगा आपको, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखना चाहते हो सॉल्व कर लो, यही मिलेगा, ठीक है। बट हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी बेस पे इक्वेशन आते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो जो अगर तीनों रूट हैं आपके पास उनको ऐड ऑन करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी तो हमारी इक्वेशन ही है, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू -1। तीसरी क्या है, 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n, then it will be 0 if n is not equal to 3m, and if it is n equals to 3m then it will be 3, ठीक है। सिंपल। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। अब ये कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो ज्योमेट्री में हमारे जो कुछ एप्लीकेशंस हैं वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन AZ1 टू अनदर पॉइंट BZ2। कोई एक पॉइंट है A, कोई दूसरा पॉइंट है B, इनका जो लोकेशन है या जो इन पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट किया है वो Z1 एंड Z2 है। इनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है, AB विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट्स कहाँ पे हैं, पॉइंट्स आप किसी भी आर्क ट्री पे हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, लेट P ऑफ Z डिवाइड्स द लाइन। देखो ये कौन सा हो गया, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, सेम एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने जब पढ़ा था, ठीक है। ये क्या हो गया आपके सेक्शन फॉर्मूला हो गए, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया, जैसा हमने कहाँ पे पढ़ा था, हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अगर कोई PZ पॉइंट है, डिवाइड कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट को जो कि ज्वाइन कर रहा है पॉइंट, दो पॉइंट है, A जिस पे Z1 है, पॉइंट B है जिस पे Z2 है, इस पे एक लाइन ड्रॉ हो रही है, और पॉइंट P है कैसा, इंटरनल, पहले तो मैं मान लेता हूँ इंटरनल है। ये पॉइंट जो P ऑफ Z है ये डिवाइड कर रहा है आपके लाइन को किस रेशियो में, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जो Z की वैल्यू होगी, Z की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, mZ2 प्लस nZ1 अपॉन m+n, ठीक है। ये हो गया इंटरनल डिवीजन के लिए, ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। बट आप वहाँ पे x1 x2 लिख रहे थे, y1 y2 लिख रहे थे, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, Z1 और Z2 लिख लेना है, ठीक है। चलो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी सेम फॉर्मूला है।
Third, let ABC is a triangle with vertices A Z1, B Z2, C Z3. Then centroid of GZ1 of triangle ABC is given by Z equals to 1 by 3 Z1 plus Z2 plus Z3. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक ट्राइंगल है, इसके पॉइंट्स हैं A, B और C। यहाँ पे Z1 है, यहाँ पे Z2 है, यहाँ पे Z3 है। ठीक है, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड मतलब ये पॉइंट, इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो सेंट्रॉइड क्या होगा, सेंट्रॉइड को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, दिस विल बी G ऑफ Z, और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1/3 Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है फॉर सेंट्रॉइड। ठीक है, नेक्स्ट आपको किस चीज़ का फॉर्मूला दिया गया है, नेक्स्ट आपको फॉर्मूला दिया गया है एरिया ऑफ ABC। अगर कोई ट्राइंगल है ABC और उसके सारे कोऑर्डिनेट कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स में है, तो आप एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप डिटर्मिनेंट की मदद से एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट या एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ Z1 Z2, Z1 का कॉन्जुगेट, देखो यहाँ पे क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट 1, देन Z2 कॉन्जुगेट 1, Z3 कॉन्जुगेट 1। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए हो गया, एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC with vertices AZ1 BZ2 and CZ3, Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equals to Z1 Z2 Z3 Z3 Z1 and Z1 Z2। ठीक है, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उस पर आप क्या कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये वैसे तो पीजीटी लेवल्स के लिए हैं। ठीक है, पीजीटी लेवल्स के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये सब आते ही है। 2D पढ़ेंगे और जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, ये सब जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्बिनेशन में भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं टीजीटी एग्जाम्स में भी, एनबीएस में तो खास कर आते हैं। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम। द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज A कॉन्जुगेट Z प्लस AZ कॉन्जुगेट प्लस B इक्वल्स टू 0। तो ये अगर आपको इक्वेशन मिलती है, सो दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन where A is a complex number and B is any real number। ठीक है, B क्या है, कोई रियल नंबर है और A कॉम्प्लेक्स नंबर है। नेक्स्ट 6, एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये क्या डायरेक्टली इक्वेशंस दी हुई, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, बस इक्वेशंस दी हैं, आपको पढ़ लो तो वो किसकी इक्वेशन होगी, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई थ्रू दिस। कोई सर्कल है जिसका सेंटर है Z0 और रेडियस है R, तब उसकी इक्वेशन कैसे होगी, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू R। देखो ये तो सिंपल है, समझ भी सकते हो, अगर सर्कल है, रेडियस कितना है, R है, तो ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन कैसा बन जाएगा, मॉड ऑफ Z माइनस Z0 ओवर R। ठीक है, अभी तो हमने जो सेंटर है वो क्या लिया हुआ है, सेंटर लिया हुआ है 0,0। ये सेंटर कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सेंटर में ही हो, ओरिजिन पे ही हो, ये सेंटर किसी भी प्लेन पे हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट पे हो सकता है। नेक्स्ट, अगर Z माइनस Z मॉड इज लेस देन R देन इट रिप्रेजेंट द इंटीरियर ऑफ सर्कल। सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस कहाँ होगा, कम हो जाएगा R से, तो ये इंटीरियर की बात कर रहे हैं। अगर द डिस्टेंस बिटवीन Z एंड Z नॉट इज ग्रेटर देन R देन मीन्स ये कहाँ की बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं। थर्ड, द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन तो अलग होती है, जनरल इक्वेशन कैसी है, बार प्लस A बार Z प्लस B इक्वल्स टू 0। सो ये क्या हो गई हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वेयर B इज रियल नंबर एंड सेंटर इज माइनस A। ध्यान से देख लो, माइनस A है एंड द रेडियस इज अंडर रूट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय A कॉन्जुगेट माइनस B। देखो सेंटर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर, जो हमारा यूपीटीजीटी हुआ था, यूपीटीजीटी हुआ 2021 में, सेंटर पे से क्वेश्चन आया था, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपको दी गई थी और उसमें से आपको बोला गया था आपको फाइंड आउट करना है रेडियस और सेंटर। क्या फाइंड आउट करना है आपको, रेडियस ऑफ सेंटर आपको फाइंड करना है सर्कल का। ठीक है, तो ये देखो डायरेक्टली अगर आपको समझ में आता है, आप किसी इक्वेशन को, सर्कल की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख देते हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे उसका सेंटर क्या है और उसका रेडियस क्या है। Next 7th point is Z1 and Z2 are two fixed point and K, let's say it is greater than 0 but not equals to 1, is a real number, then what Z minus Z1
एंड z माइनस z2, अगर आप एक साथ मॉड लगाना चाहें तो एक साथ भी लगा सकते हैं, एंड दैट विल बी सेम एज z माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस z2, है ना। तो सेम ही रहेगा, आप अलग अलग भी मॉड लगा सकते हो, सेम भी लगा सकते हो। इफ इट इज इक्वल्स टू k देन इट विल रिप्रेजेंट अ इक्वेशन ऑफ सर्कल ओनली, है ना। इट विल आल्सो रिप्रेजेंट अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर ऐसा होता है कि k इक्वल्स टू 1 है, देन इट विल बी नॉट अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या हो जाएगा, इफ k इक्वल्स टू 1 इट रिप्रेजेंट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर कोई दो पॉइंट है और इनके बीच में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बना देते हो, तो इस परपेंडिकुलर इक्वेशन की बाइसेक्टर की इक्वेशन अगर ये होती है तो क्या होगा, k इक्वल्स टू 1 होगा, अदरवाइज इट विल बी अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज, इफ एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल इज a z1 एंड b z2। कोई एक सर्कल है और आपसे क्या बोला जा रहा है, जो एंड पॉइंट है सर्कल के डायमीटर के, दे आर पॉइंट a एंड b दैट आर a of z1 and b z2 and p z be any point on a circle, then the equation of circle in the diameter form। ठीक है, कोई एक पॉइंट रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये पॉइंट है p और इसका क्या है p of z। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होगी इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, z माइनस z1 कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z2 प्लस z माइनस z2 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z1 इक्वल्स टू 0। सो ये जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन अ डायमीटर फॉर्म। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन पार्ट हो गया ज्योमेट्री में पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्या है, चांस है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो कब के हैं, वो हैं यूपी टीजीटी जो 2021 में हुआ था उसके हैं। और कौन से सेट के हैं, ये हैं सेट सी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन आप देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली ये है साइक्लिक ग्रुप पे बेस्ड, पर इस पे जो एप्लीकेशन है वो किसका होगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। देखो एक कोई ग्रुप है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, -1 1 आई एंड -i। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है, इस साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर को आपको बताना है। इसका जनरेटर कौन होगा, जनरेटर मतलब क्या होता है, ग्रुप में अगर आपने ग्रुप थोड़ा बहुत पढ़ा है तो जनरेटर क्या होता है, वो एलिमेंट जिससे जो ग्रुप के साइक्लिक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाए, जनरेट हो जाए, उसको जनरेटर कहोगे। अब देखो आयोटा है, आयोटा देखो इसमें वैसे भी है। अब आयोटा स्क्वायर करोगे तो माइनस आयोटा आएगा, आयोटा क्यूब करोगे तो -1 आएगा, आयोटा टू द पावर 4 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो आयोटा तो इसका जनरेटर हो गया। ठीक है, जनरेटर हो गया आयोटा। अब साथ ही साथ देखो माइनस आयोटा भी जनरेटर हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। -1 माइनस आयोटा उसमें ऑलरेडी है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो +1 आ जाएगा, तो ये भी है। इसका क्यूब कर दोगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा, इसका स्क्वायर टू द पावर 4 कर दो, -1 माइनस आयोटा टू द पावर 4 कर दोगे तो -1 आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये दोनों कैसे हो गए, इसके जनरेटर हो गए। ठीक है, तो आई एंड -i आर जनरेटर ऑफ दिस साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, तो ये क्या हो जाएंगे, उसके क्यूब रूट्स हो जाएंगे। ये कुछ प्रॉपर्टी है, और एक और प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखो तो क्या है, इक्वेशन क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 8 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 16। देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं बड़े पावर्स में, और इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे छोटे पावर में। अब 1 प्लस ओमेगा, यहाँ से आप देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ ओमेगा लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस ऑफ ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो सेकेंड है इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। साथ ही साथ इसको देखो कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर है ना, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा क्यूब और इसकी पावर लेट्स से कितना होता है, 3 5 15, तो 5 लिख देता हूँ, है ना, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। अब देखो माइनस ओमेगा, ये कितना हो गया, 1 प्लस ओमेगा क्यूब कितना है, 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, तो ये भी 1 हो गया, ये कितना आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, या तो इसको आप कैसे लिख सकते हो,
माइनस ऑफ ओमेगा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, है ना, इसको आप लिख देते हो 1 प्लस ओमेगा कैसे लिख सकते हो, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अब ये माइनस ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ ओमेगा टू द पावर 4। अब ये कितना हो जाएगा, ओमेगा पावर 2 प्लस 4, जिसको आप लिख सकते हो ओमेगा पावर 6, और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल गया जो आपका करेक्ट आंसर है वो किसके बराबर है, सी के बराबर है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, दो ही प्रॉपर्टी से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। पहली प्रॉपर्टी थी ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, और दूसरी प्रॉपर्टी थी ये, है ना। हमें जो भी पता है उसके अगेंस्ट में हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, और इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, देखो कॉम्प्लेक्स के सिंपल क्वेश्चन हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। बस ये है आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। अब क्या है, आयोटा की वैल्यू दी हुई है, देन आपसे बोला गया 4 माइनस 1 माइनस आयोटा टू द पावर 4। ठीक है, अब देखो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्या है कि a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 है, अगर आपको पता हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और इसको भी और कैसे आप लिख सकते हो, a प्लस बी, ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो a की जगह पे क्या था, 1 प्लस आयोटा, क्या है 1 प्लस आयोटा, तो इसकी जगह पे लिख देता हूँ 1 प्लस आयोटा। b की जगह पे क्या है 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब a माइनस बी बोला है, तो ये कितना हो गया 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करो, देखो ये कितना हो जाएगा, आयोटा आयोटा कैंसिल, बचा कितना 2, इसमें क्या होगा माइनस वन कैंसिल, बचा कितना माइनस ऑफ आयोटा 2 आयोटा माइनस प्लस 2 आयोटा, तो 2 आयोटा, और अंडर ब्रैकेट क्या है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 आयोटा। अब यहाँ पे देखो ये अंडर ब्रैकेट आप 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 माइनस 1, साथ ही कितना आएगा प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस 1 एंड माइनस ऑफ 2 आयोटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, है ना, ये भी कैंसिल, तो 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 0, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 0 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 0, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो वेरी गुड। सो देखो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर से आपके कितने क्वेश्चन आप देख सकते हो, सेम पेपर में आप कितने आ गए 4 से 5 क्वेश्चन है ना। सेम ईयर पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं तो आप समझ लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपका कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में क्या है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z द मिनिमम वैल्यू ऑफ z मॉड z प्लस 1 प्लस मॉड z माइनस 2, हमें इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते ही आपको समझ जाना चाहिए किसका क्वेश्चन है, ये है ट्राइंगल इनइक्वालिटी से। ठीक है, मैंने आपको जब ट्राइंगल इनइक्वालिटी कवर किया तभी मैंने आपको बोला कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आने ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी है जिसमें हम क्या करते हैं z1 मॉड z1 प्लस मॉड z2, ये हमेशा किससे बड़ा रहेगा, ये हमेशा बड़ा रहेगा हमारे मॉड z1 माइनस z2 से, हमेशा कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है। अब हमको क्या कर फाइंड आउट करना था, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, z प्लस 1 प्लस मॉड z माइनस 2, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड z प्लस 1 माइनस ऑफ z माइनस 2 मॉड। ठीक है, ये तो हमेशा इससे बड़ा ही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, z प्लस ये 1 है माइनस z प्लस 2, तो ये क्या हो गया z से z कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया 3 हो गया। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमेशा किससे बड़ी रहेगी, ये 3 से बड़ी रहेगी। ठीक है, आंसर आ गया, सिंपल था ना। देखो ट्राइंगल इनइक्वालिटी पता है तो इजीली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, वरना तो बहुत दिक्कत होगी। चलो नेक्स्ट,
अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो ये किस में आया हुआ है, यूपीटीजीटी 2016 में और 2019 में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग 2016 में वो वापस से वापस आए हैं 2019 में यूपीटीजीटी में, ठीक है। तो ये क्या है, क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो रहे हैं, आप ये देख सकते हो, है ना। और उस हिसाब से प्रैक्टिस कर लो अपना 2016 2019 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसको अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो बहुत सारी आशंका है कि वापस क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if a plus iota b is equals to tan x plus iota y then the value of tan 2x is, ठीक है। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन देखो सिंपल है, क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है a प्लस आयोटा b, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज इक्वल्स टू tan ऑफ x प्लस आयोटा y, ठीक है, ये है। अब देखो अगर मैं ये गिवन चीज है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस आयोटा b इज इक्वल्स टू टैन ऑफ x माइनस आयोटा y। क्या किया मैंने, दोनों का कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है। अगर मैं इस साइड कॉन्जुगेट करता हूँ तो इस साइड भी कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को क्या करूँ, टैन दोनों में इस साइड ले आऊँ, है ना, टैन को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। तो अब क्या बन रहा है, टैन इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, और टैन इनवर्स of a minus iota b that will be equal to x minus iota y। अब हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन हो गई फर्स्ट और सेकंड। अब देखो आप क्या करो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो। क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दोगे तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स, या प्लस भी कर सकते हो, है ना। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को प्लस कर देते हैं, 2 से चाहिए, है ना, प्लस करते हैं। तो tan इनवर्स a प्लस आयोटा b प्लस tan इनवर्स a माइनस आयोटा b, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y, ठीक है। अब इसमें आयोटा y कैंसिल, दैट इज 2x। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, tan ऑफ 2x की, ठीक है। तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो मैं अभी के लिए ये इरेज कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं सिर्फ फाइनल चीज़ लिख देता हूँ, है ना। यहाँ से हमारे पास क्या मिला, हमें मिला कि 2x की वैल्यू कितनी थी, tan इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा b प्लस tan इनवर्स ऑफ a माइनस आयोटा b, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो, अब ये जो tan हटाना है, इधर पे tan लगाना है, तो उससे पहले मुझे ये ऐड करना पड़ेगा। इसको अपन कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे ऐड करेंगे, tan इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b होल अपॉन 1 प्लस a1 माइनस a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आयोटा b, ठीक है। यही हमारे पास tan इनवर्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आप इसको ऐड कर लो। अब क्या हो जाएगा, देखो tan 2x इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b होल अपॉन 1 माइनस a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो आयोटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आयोटा वाली टर्म ऊपर क्या आएगा 2a, नीचे क्या है 1 माइनस, अब इसमें क्या होगा a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। वैसे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, बट बाहर माइनस साइन है ना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो tan 2x की वैल्यू क्या हो गई, 2a 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, c हो गया। देखो सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओमेगा से रिलेटेड है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी मैंने बोला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पे से क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं। देखो मैं हर बार 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 बोल रहा हूँ कि यूपीटीजीटी के जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। अब देखो इसके लिए हमें पता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 होता है, और एक और खास प्रॉपर्टी होती है क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, या तो आप इसको लिख सकते हो ओमेगा n प्लस, चलिए नहीं अभी तो ये ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है, हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टू ओमेगा टू द पावर 100, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो मैं 3 के पेयर बना लूँगा, है ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका एक पेयर बन गया। देन इसके बाद क्या आएगा, ओमेगा
ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा टू द पावर 5, इसका एक पेयर बन गया। और ऐसे ही मैं ढेर सारे पेयर बना लूँगा। मैं बनाऊँगा कितने, 3 के पेयर बना रहा हूँ। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा टू द पावर 99 एंड ओमेगा टू द पावर 100। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखो, इसका वैल्यू कितना होगा, 0। इसका वैल्यू कितना, 0 होगा। आगे भी कैसे होता जाएगा, हर जो 3 पेयर हम बना रहे हैं ओमेगा के, कंटिन्यूस 3 पेयर बना रहे हैं, वो कितने होते जाएंगे, 0 0। यानी लास्ट में आपके पास बचा ओमेगा टू द पावर 99 प्लस ओमेगा टू द पावर 100। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, ओमेगा टू द पावर 99 कॉमन ले लो, 1 प्लस ओमेगा बचा। अब ओमेगा टू द पावर 99 क्यों मैं बाहर ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ओमेगा टू द पावर 3n जो भी रहेगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये तो हम डायरेक्टली 1 लिख देते हैं। अंदर क्या बचा, 1 प्लस ओमेगा। डायरेक्टली लिखो माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखो दो चीज़ें हो गई, या तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आपके पास यहाँ ऑप्शन में कहीं नहीं है, साथ ही 1 प्लस ओमेगा भी कहीं नहीं है। देखो ये क्वेश्चन क्या था, डिलीट हो गया होगा, या इसमें क्या है, गलत ऑप्शंस दिए हुए हैं। या तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1 प्लस ओमेगा होना चाहिए, या तो आपका आंसर माइनस ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे या तो ये 1 प्लस ओमेगा होता, या तो ये यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा होता। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होता आपका। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोलर फॉर्म। आपको क्या बताना है, यहाँ पे पोलर फॉर्म बताना है। अच्छा, मैं पोलर फॉर्म की बात कर चुके हैं। पोलर फॉर्म कैसे बनता है, कोई भी z है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसको आप पोलर फॉर्म कैसे लिखोगे, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखो ध्यान देने वाली बात, बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे जो x और y हैं वो कैसे हैं। तो पहले तो हम r निकालेंगे। r कैसे निकालोगे आप, अंडर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस, अब इसको आप कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिख लोगे आप, √3 आयोटा लिखोगे ना, तो √3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -1 प्लस 3 दैट इज 4 अंडर रूट ऑफ 4, और इसको लिख लो 2। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। और हमारा z क्या था, z था हमारा -1 माइनस ऑफ आयोटा √3। ठीक है, तो r की वैल्यू तो 2 आ गई। अब हमें क्या निकालना होता है, थीटा निकालना होता है। थीटा निकालने के लिए आप क्या करोगे, tan इनवर्स y बाय एक्स। ठीक है, हमारे पास यही फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय एक्स। अब tan इनवर्स, अब y बाय एक्स करना है तो माइनस ऑफ √3 अपॉन माइनस ऑफ 1। अब इसमें क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √3। tan इनवर्स ऑफ √3 का मतलब क्या हो गया, आपके पास क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 हो गया, पाई बाय 3, सॉरी पाई बाय 3 हो गया आपका √3। अब समझो थीटा आपको मिल गया पाई बाय 3, आर मिल गया आपको 2। सिंपल हो गया। पोलर फॉर्म बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, z इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। अब ध्यान से देखो एक चीज, थीटा कहाँ पे है, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा पता चला, क्योंकि x भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, साथ ही कैसा है, y भी आपका नेगेटिव है। तो आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आप कैसे लिखते हो, माइनस पाई माइनस थीटा प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, आप इसको ऐसे लिखते हो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, थीटा हो जाएगा, थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू होगी माइनस पाई प्लस थीटा करोगे तो प्लस 3 बाय पाई बाय 3। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, -2 बाय 3 आ गया। तो कॉस कितना आएगा, कॉस ऑफ -2 पाई बाय 3 एंड प्लस आयोटा साइन, साइन भी क्या आएगा, -2 पाई बाय 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो आगे। ध्यान रखो ये चीज़, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप मिस कर जाते हैं आप, गलत ऑप्शन टिक कर दोगे, है ना। हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो z है वो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। ठीक, तो 2 कॉस में नेगेटिव है तो दैट डजंट मेक अ सेंस, cos 2 पाई बाय 3 डायरेक्टली आ जाएगा, और जो साइन है ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। ठीक है, सिंपल। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। देखो 2016 2019 रिपीट हो रहे हैं, सारे पेपर रिपीट हो रहा है, पूरा पेपर ही रिपीट हो रहा लग रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चलो, तो फोर्थ का ऑप्शन कौन सा है, ए करेक्ट है, 2 cos ऑफ 2 पाई माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाय 3। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो है इस लेक्चर का, वो क्या है, द नंबर अंडर रूट 2 e टू द पावर i पाई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये कैसा है, रैशनल है, ट्रांसकेंडेंटल है, इरेशनल है, इमेजिनरी है, कैसा है नंबर, हमें फाइंड आउट। तो इसको फाइंड आउट, देखो √2 तो कैसा है, इरेशनल नंबर है, ये मुझे पता है इरेशनल नंबर है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, सिर्फ e टू द पावर i पाई। अगर मैं इसको फाइंड आउट कर लूँ ये कैसा नंबर है, तो आई कैन ईजिली टेल यू कि ये नंबर कैसा होगा।
तो e टू द पावर आई, भाई ये कैसा है, आइलर फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया, मुझे ये बता दो। आइलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आर की वैल्यू तो 1 है, तो मैंने इसलिए कुछ लिखा ही नहीं है। अब cos पाई कितना होता है, cos पाई कितना हो गया आपके पास, जल्दी से बताओ, cos पाई हो गया 0, और ये कैसा हो गया, नहीं cos पाई कितना हो गया -1, और आई साइन पाई कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है -1। अब क्या लिखा हुआ था, √2 मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर आई पाई, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, √2 मल्टीप्लाइड बाय -1, क्योंकि ई टू द पावर आई पाई कितना आया हमारा, -1 ही तो आया है ना। अब यहाँ पे ये कितना हो गया -√2, ये कैसा हो गया, एक इर्रेशनल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, सी, एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो आज की लेक्चर सीरीज में ये जो है लास्ट क्वेश्चन है आज की लेक्चर सीरीज का हमारा, लेट x एंड y बिलोंग्स टू आई आर, देन x प्लस आयोटा y इज अ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इफ, ये कैसा है, x प्लस आयोटा y कैसा है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। नॉन रियल का मतलब क्या हो गया, जो इसका रियल पार्ट है वो कैसा होना चाहिए, x इक्वल्स टू 0। नॉन रियल का मतलब क्या हो गया भाई, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट है ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, x इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें पता है अगर x प्लस आयोटा y लिख रहे हो तो दिस x इज रियल पार्ट एंड दिस y इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो रियल पार्ट 0 होगा, तभी कैसा होगा, ये नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब ये किस में आया था, KVS TGT 2017 के पेपर में आया था, ठीक है। तो चलो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की हमारी सीरीज का। सो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, आप सभी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, साथ ही जो हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपको हेल्प कर रहे होंगे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट में आपको कोई डाउट है या आप कुछ बताना चाहते हैं मुझसे, या कुछ कोई और रिक्वेस्ट है, कोई टॉपिक है जो मैं कवर करना भूल जाता हूँ, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताइए। एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।